आज हम मांग के नियम के संबंध में देखेंगे। मांग का नियम किसे कहते हैं? मांग का नियम क्या है? मांग का नियम, जिसे इंग्लिश में लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे लॉ ऑफ डिमांड क्या है। लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या कहता है? तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है यदि अन्य बातें समान रहें तो उपभोक्ता ऊंची कीमत पर वस्तु की कम मात्रा की मांग करते हैं और कम कीमत होने पर वस्तु की अधिक मात्रा की मांग करेंगे। इसे ही हम मांग का नियम कहते हैं। इसे हम देखेंगे इंग्लिश में क्या कहते हैं मांग का नियम। द लॉ स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम the consumers will demanded less quantity of goods at higher price and more quantity of goods at lower price. Consumers equilibrium is the basis of demand. ये हमारा मांग का नियम हुआ। अर्थात कीमत अधिक होती है तो मांग कम होता है और कीमत कम होती है तो मांग अधिक होती है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं, तो हम यहाँ पर कुछ परिभाषाएं देखेंगे। इसमें हमारा मार्शल का परिभाषा है कि द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीजेस विल फॉल इन प्राइस एंड डिमिनिशेस विथ ए राइज इन प्राइस। अर्थात मांगी गई मात्रा कीमत में कमी के साथ बढ़ती है और कीमत में वृद्धि के साथ कम होती है। इसे हम नियम कहते हैं। प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार मांग की समान अवस्था में वस्तु की मात्रा जो कि क्रय की जाएगी उसकी कीमत में विपरीत संबंध होता है। अर्थात कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध होता है। इसे हम मांग का नियम कहते हैं। अंडर द सेम कंडीशन ऑफ डिमांडेड द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच विल बी परचेस्ड ट्रेंड्स टू वेरी इन्वर्सली विथ इट्स प्राइस। अब हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। एक उदाहरण, दूध मूल्य प्रति किलो में हम यहाँ पर लिए हुए हैं प्राइस ऑफ मिल्क एस लीटर इन पर लीटर, और यहाँ हम देखेंगे दूध की मांग डिमांड फॉर मिल्क इन लीटर। अब हम यहाँ देखते हैं जब दूध की कीमत 5 रुपया है तो उसकी मांग क्या हो रही है? 3 लीटर होती है। और जहाँ कीमत घटकर 5 से 4 हो जा रही है, हमारी मांग 3 से बढ़कर 5 हो जा रही है। और दूसरी ओर 4 से घटकर जब कीमत 3 रुपये हो जा रही है तो मांग 9 हो जा रही है। और कीमत और घट जाती है, 3 से 2 हो जाती है, तो हमारी मांग क्या हो जाती है? 9 से बढ़कर 15 हो जाती है। तो यहाँ इस तालिका से स्पष्ट हो रहा है कि जैसे जैसे कीमत घटते जा रही है हमारी मांग बढ़ते जा रही है। अगर जस्ट हम इसके विपरीत देखते हैं, अगर हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, कीमत हमारी बढ़ती है तो हमारी मांग क्या हो रही है? घट रही है। इसे हम एक चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। यहाँ पर हम एक चित्र बनाए हुए हैं। वाई एक्सिस पर हम कीमत को दर्शाए हैं और एक्स एक्सिस पर हम दूध की मांग को दिखाए हैं। और हम अगर इन बिंदुओं को, ये जो हमारा डाटा है, इस पर हम जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें ये डायग्राम प्राप्त होता है। और ये हमारा जो वक्र है इसे हम मांग वक्र कहते हैं, डिमांड कर्व कहते हैं। अब हम मांग के नियम की मान्यताएं देखेंगे। अर्थात मांग की नियम किन मान्यताओं पर आधारित है। अगर ये मान्यता नहीं होगी तो हमारी मांग के नियम लागू नहीं होगी। तो पहली मान्यता है हमारी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन ना हो, नो चेंज इन कंज्यूमर इनकम। अर्थात मांग का नियम तभी लागू होगा जब उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा, संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना हो, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अर्थात संबंधित वस्तु, जैसे संबंधित वस्तु में हम लोग लेते हैं पूरक वस्तु और प्रतिस्थापन वस्तु, इन दोनों वस्तुओं के कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। थर्ड हमारा होता है उपभोक्ताओं की पसंद, स्वभाव एवं फैशन में परिवर्तन ना हो। अर्थात उपभोक्ता की रुचि, आदत और फैशन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नो चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट, नेचर एंड फैशन। नेक्स्ट हमारा है वस्तु का स्थानापन्न नहीं होना चाहिए,
नो न्यू सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द कमोडिटी, अर्थात वस्तु का कोई स्थानापन्न नहीं होना चाहिए। अर्थात हम जब चाय पी रहे हैं तो हम चाय ही पिएंगे, चाय के स्थान पर हम कॉफ़ी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसे ही हम स्थानापन्न कहते हैं। अर्थात चाय के बदले में हम कॉफ़ी का प्रयोग नहीं करें और चाय के बदले में प्रयोग कॉफ़ी ना हो। नेक्स्ट है हमारी, वस्तु की भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द फ्यूचर प्राइस ऑफ द कमोडिटी। नेक्स्ट हमारा है, जनसंख्या में परिवर्तन ना हो। नो चेंज इन पॉपुलेशन। नेक्स्ट है, कुल संपत्ति में परिवर्तन ना हो। नो चेंज इन द टोटल एसेट। तो ये सभी हैं हमारी मांग की मान्यताएं। ये सभी मान्यताएं होंगी तभी मांग का नियम लागू होगा। अगर इनमें परिवर्तन हो जाता है तो हमारा मांग का नियम लागू नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि मांग का वक्र का ऋणात्मक ढाल वाला क्यों होता है, या मांग का वक्र का ढाल नीचे की ओर क्यों होता है। ये क्वेश्चन को हम विभिन्न रूपों में देख सकते हैं, या विभिन्न तरह से इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसे हम कह सकते हैं कि मांग का नियम क्यों लागू होता है, अथवा जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी मांग में क्यों वृद्धि होती है, अथवा जब कीमत गिरती है तो किसी एक वस्तु की अधिक क्यों खरीदा जाता है। वाई मोर ऑफ गुड्स और परचेस्ड व्हेन द प्राइस फॉल्स, या मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है। वाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स, और वाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स। या इसी क्वेश्चन को हम दूसरे रूप से और पूछ सकते हैं, वाई डज द लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट, अर्थात मांग का नियम क्यों लागू होता है और इसका क्या कारण है। यह एक सामान्य नियम है कि मांग वक्र का ढाल दाएं नीचे की ओर होता है। यह मांग और कीमत के विपरीत संबंध को दर्शाता है। अर्थात कीमत में जब वृद्धि होती है तो मांग में क्या होती है, कमी होती है, और कीमत में जब कमी होती है तो मांग में वृद्धि होती है। इसी कारण हमारा मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है। अब हम देखेंगे इसके क्या क्या कारण है जो वाई डज डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपवर्ड। तो इसका पहला कारण है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, इफेक्ट ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, अर्थात घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। प्रति एक वस्तु की मात्रा अधिक खरीदने से उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है, इसलिए उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा तभी खरीदेगा जब उस वस्तु की उपयोगिता कीमत कम होकर सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाए। इससे स्पष्ट होता है कि कीमत कम होने पर वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाएगी, अर्थात कीमत बढ़ने पर कम मात्रा खरीदी जाती है। और जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, और वह क्रय शक्ति बढ़ जाती है तो उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदने के लिए वह तैयार हो सकता है। जैसे हम इसे एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। प्रारंभ में आम 80 रुपये किलो मिलता है तो एक उपभोक्ता 1 ही किलो खरीद पाता है, लेकिन जहाँ उसकी कीमत घट जाती है और उसकी आय स्थिर है तो वह अगर आम की कीमत 80 रुपये से घटकर 40 रुपये हो जाती है तो जहाँ पहले वह 1 किलो खरीदता था अब उसकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है तो वह उसकी अधिक मात्रा खरीद लेता है और वह 2 किलो खरीद लेता है। नेक्स्ट है हमारा इनकम इफेक्ट, आय का प्रभाव। हम अभी पुनः देखे थे पहले कि जब आय बढ़ जाती है तो उपभोक्ता की क्रय करने की शक्ति भी बढ़ जाती है। जब वस्तु की दाम अधिक रहती है तो वह कम खरीदता है, और जब दाम कम हो जाती है तो वह अधिक मात्रा खरीदता है। तो आय का भी हमारी क्रय शक्ति में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण हमारी मांग भी प्रभावित होती है और बढ़ी हुई कीमत पर हम कम खरीदते हैं और घटी हुई कीमत पर हम अधिक खरीदने लग जाते हैं। इसे हम देख सकते हैं इस तरह से, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप खरीदार की वास्तविक आय में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन को आय प्रभाव कहा जाता है। वास्तविक आय वह आय है जो वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप में मापी जाती है। कीमत कम होने पर वास्तविक आय बढ़ जाती है। इस बढ़ी हुई वास्तविक आय का प्रयोग उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदने के लिए किया जा सकता है। अतएव वास्तविक आय बढ़ने के कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इसके विपरीत कीमत बढ़ने पर वास्तविक आय कम होने के कारण वस्तु की
मांग भी कम हो जाती है। नेक्स्ट है प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। प्रतिस्थापन प्रभाव से अभिप्राय है कि जब एक वस्तु अपनी स्थानापन्न वस्तु की तुलना में सस्ती हो जाती है तो उसका दूसरी वस्तु के लिए प्रतिस्थापन किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब एक वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो वह वाई वस्तु की तुलना में सस्ती हो जाती है, इसलिए एक वस्तु का वाई वस्तु का स्थान पर प्रतिस्थापन किया जाता है। जैसे चाय और कॉफ़ी, एक महंगा हो जाता है तो हम दूसरे का प्रयोग करते हैं, और जब दूसरा महंगा हो जाता है तो हम पहले का प्रयोग करते हैं। इसे ही हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नेक्स्ट हमारा कीमत प्रभाव, प्राइस इफेक्ट। जब कोई वस्तु सस्ती होती है, पुराने उपभोक्ता वस्तु की अधिक मात्रा खरीदते हैं। इन सभी कारणों के कारण हमारा मांग वक्र क्या हो जाता है, डाउनवर्ड हो जाता है। नेक्स्ट है मांग वक्र डाउनवर्ड का कारण है फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन या वस्तु के नए क्रेता। जब किसी वस्तु की कीमत में कमी आती है तो बाजार में मांग बढ़ती है और नए क्रेता बाजार में प्रवेश करते हैं। वे क्रेता पहले वस्तु महंगी होने के कारण नई वस्तु खरीद पाते थे। तो इस तरह मांग वक्र यहाँ के हम लोग ऋणात्मक ढाल के बहुत सारे कारण देखे। ये पहला कारण था, आपको भी याद हो गया होगा कि पहला हमारा था घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, कीमत प्रभाव, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और मांग का नियम के कारण भी यही तत्व हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।